Welcome, mortals, to रूहानी थोनवाला। रात का सन्नाटा इतना गहरा था कि सुई गिरने की आवाज भी गूंज जाए। ऐसा लगता था जैसे पूरी दुनिया किसी अनजाने डर के साए में थम गई हो, जैसे हवा भी अपनी सांस रोककर किसी अनहोनी का इंतजार कर रही हो। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज भी आज कुछ अलग, कुछ ज्यादा ही बेचैन कर देने वाली लग रही थी। गांव में अजीब सी खामोशी दिख रही थी। गांव की उबड़ खाबड़ सड़कों पर सिर्फ एक ही जगह रोशनी थी, बीरजू की चाय की दुकान। लालटेन की पीली रोशनी में बेंच पर बैठे 3 दोस्त आपस में बातें कर रहे थे। लालटेन की लौ कभी तेज होती, कभी धीमी, जैसे वो भी इस अंधेरी रात के रहस्यों को समझने की कोशिश कर रही हो। मौसम में एक अजीब सी चुभन थी जो अक्सर इन सर्दियों की रातों में होती है, लेकिन आज की ठंड सिर्फ शरीर को नहीं बल्कि मन को भी जकड़ रही थी। बीरजू चाचा, इस कड़ाके की ठंड में आपकी चाय का कोई जवाब नहीं। सच बताऊं तो इसलिए कितनी भी रात हो जाए, आपकी चाय पिए बिना घर जाने को दिल ही नहीं करता था। लेकिन आंखों में हल्की सी बेचैनी भी झलक रही थी, जैसे वो खुद भी इस सन्नाटे को पूरी तरह नजरअंदाज नहीं कर पा रहा हो। हाँ यार, आग सेकते हुए गप्पे मारने का अपना ही मजा है। दिन भर की थकान मिट जाती है। तीनों के सामने जलती हुई अंगीठी की आग बीच बीच में चिंगारियां उछाल रही थी, और हर चिंगारी के साथ ऐसा लगता था जैसे अंधेरे में कोई हलचल हो रही हो। आसपास के पेड़ों की परछाइयां जमीन पर अजीब आकृतियां बना रही थीं, कभी इंसान जैसी तो कभी किसी अनजाने प्राणी जैसी। थकान तो मिट जाती है, लेकिन आजकल रात के सन्नाटे में उस भूतिया फॉरेस्ट हाउस के इतने किस्से सुने हैं कि क्या बताऊं। आजकल तो उधर से पास से भी गुजरो ना तो ऐसा लगता है जैसे पीछे से किसी की पुकारने की आवाज सुनाई दे रही हो। कोई अपना नाम लेकर बुलाता है। इसी खौफ के मारे अब सूरज ढलने के बाद उसके नजदीक कोई नहीं भटकता। उसके इतना कहते ही हवा का एक ठंडा झोंका आया और लालटेन की लौ एक पल के लिए जोर से कांपी, जैसे किसी ने उसे छू लिया हो। तीनों दोस्तों ने एक पल के लिए एक दूसरे की तरफ देखा, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। यार, तुम दोनों बेवजह उस खंडर वाले रास्ते को भूतिया बनाने पर तुले हो। दिन में तो वहां बच्चे खेलते हैं और रात में अचानक वो डरावना कैसे हो जाता है। उसने हंसने की कोशिश की, लेकिन उसकी हंसी में वो आत्मविश्वास नहीं था जो आम दिनों में हुआ करता था। शायद वो खुद भी मन ही मन उस रास्ते के बारे में सोच चुका था। तू नहीं समझेगा। कहते हैं जिसने भी आधी रात को वो रास्ता पार करने की कोशिश की, उसका दिमागी संतुलन बिगड़ गया। या तो वो अपना नाम भूल जाता है या फिर हमेशा के लिए बिस्तर पकड़ लेता है। मेरे खुद के चचेरे भाई के साथ ऐसा हुआ है। हट्टा कट्टा था, एक रात उधर से गुजरा और अगले दिन से जैसे उसके शरीर की जान ही सूख गई। आज तक पागलों की तरह सिर्फ दीवार को घूरता रहता है, मुंह से एक लफ्ज नहीं निकलता। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था और उसकी आवाज में एक सच्चाई थी जिसे नजरअंदाज करना आसान नहीं था। दूर कहीं उल्लू की आवाज गूंजी और माहौल और भी ज्यादा डरावना हो गया। अरे ये सब दिमागी फितूर है। बुखार और वहम को छलावा मान लेते हो तुम लोग। अगर सच में वहां कोई साया है तो हम तीनों को क्यों नहीं दिखता। उसने जोर से हंसने की कोशिश की, लेकिन उसकी हंसी अचानक बीच में ही थम गई, क्योंकि उसी वक्त चाय की दुकान के ठीक पीछे वाले अंधेरे से जैसे किसी के कदमों की हल्की हल्की आहट सुनाई दी। एक पल के लिए चारों तरफ सन्नाटा और भी गहरा हो गया। आग की चिंगारियां भी जैसे जम सी गईं और हवा ने भी बहना बंद कर दिया। लेकिन उन्हें क्या पता था कि आज की रात सिर्फ कहानियों तक सीमित नहीं रहने वाली थी। आज कोई और भी था जो उनकी हर बात,
हर सांस और हर डर को बहुत करीब से सुन रहा था। तभी अचानक तेज हवा का झोंका आया और लालटेन की लौ फड़फड़ाने लगी। पीछे से भारी जूतों की आवाज आई। ये जंगल का फॉरेस्ट गार्ड बलवंत था। उसकी वर्दी पर धूल थी और चेहरे पर एक अजीब सी दहशत। वो चुपचाप आया और उनके पास रखी खाली स्टूल पर बैठ गया। कुछ देर तक वहां सिर्फ खामोशी छाई रही। बलवंत भाई, क्या बात है? आज कष्ट से इतनी जल्दी लौट आए? आइए चाय पीजिए। ये लोग तो बस खंडर वाली कहानियों से मुझे डराने में लगे हैं। तुम लोग जिसे मजाक समझ रहे हो वो इस जंगल का एक कड़वा सच है। आज की रात कुछ ठीक नहीं है। मैं तो कहूंगा कि तुम सब भी अपने अपने घर जाओ, लेकिन अगर तुम्हें खौफ का असली मतलब समझना है तो सुनो। अरे बलवंत भाई, आप भी इन बातों में आ गए? कोई सच्ची घटना है क्या आपके पास, या बस सुनी सुनाई बातें? सुनी सुनाई नहीं, ये मेरी खुद की आंखों देखी हकीकत है। और ये कोई पुराने जमाने की बात नहीं, खुद मेरे साथ घटी घटना है। तीनों दोस्त अब एकदम शांत हो गए। बीरजू ने नई चाय चढ़ाई और बलवंत ने अपनी आप बीती शुरू की। ये बात उस वक्त की है जब मेरी ड्यूटी इस इलाके में नई नई लगी थी। नीलकंठ गांव के पास जो घना जंगल है, वहां एक बहुत पुराना और खंडर हो चुका फॉरेस्ट हाउस है, जहां कुछ भी ठीक नहीं है। तब से पूरे इलाके में ये खौफ बैठ गया था कि रात के वक्त उस रास्ते से गुजरने वाले को एक अनजान साया भटकाने की कोशिश करता है, और जो उसकी बातों में आ गया वो कभी वापस नहीं लौटता। ऐसे ही एक दिन मुझे खबर मिली कि कुछ शिकारी जंगल में घुसे हैं। मैं अपनी गश्त पर निकल पड़ा और जल्दी पहुंचने के चक्कर में मैंने वही मनहूस रास्ता चुन लिया जिसके बारे में गांव वाले चेतावनी देते थे। अचानक धुंध के बीच कहीं पास से एक सूखी टहनी के टूटने की तेज आवाज गूंजी। कट! मैंने झटके से टॉर्च उस दिशा में घुमाई, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। सिर्फ सूखे पत्ते हवा में हल्के हल्के घूम रहे थे, जैसे कोई अभी अभी वहां से गुजरा हो, पर दिखे नहीं। हवा का रुख अचानक बदल गया। ठंड एकदम से और गहरी हो गई, जैसे किसी ने बर्फीली सांस मेरे आसपास छोड़ दी हो। मेरी उंगलियां तक सुन्न होने लगी और दिल की धड़कन अनजाने डर से तेज हो गई। उस जगह में कुछ ऐसा था जो दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन महसूस साफ हो रहा था, जैसे कोई नजर रखे हुए हो, चुपचाप बिना आवाज किए, बस इंतजार में। पेड़ों की टहनियां ऐसे हिल रही थीं जैसे कोई मुझे बुला रहा हो। बर्फीली हवा में एक अजीब सी घुटन थी। मुझे पल पल ऐसा लग रहा था कि कोई मेरी पीठ के पीछे चल रहा है। एक अदृश्य साया मेरी हर हरकत पर नजर रखे हुए था। मैं खुद को दिलासा दे रहा था कि यह सिर्फ मेरा वहम है। मैंने अपने कदमों की रफ्तार बढ़ा दी। तभी अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरे बिल्कुल पीछे आकर खड़ा हो गया हो, और अगले ही पल मेरे कान के बिल्कुल पास किसी की ठंडी भारी सांस टकराई, इतनी करीब जैसे कोई मेरे कंधे से सटा हुआ हो। कुछ पल के लिए तो मैं वहीं जड़ हो गया, ना आगे बढ़ पाया ना पीछे हट पाया। हिम्मत जुटाकर मैंने झटके से पलटकर पीछे देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था, सिर्फ घना कोहरा और उसके पीछे फैला गहरा अंधेरा। टॉर्च की रोशनी उस धुंध को चीरने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हर बार वही 2 कदम आगे जाते ही रोशनी जैसे बुझ सी जाती थी। पर अब कुछ बदल चुका था। उस कोहरे में एक अजीब सी गंध खुलने लगी थी। धीरे धीरे वो गंध और तेज होती गई, ऐसी गंध जो बिल्कुल अजनबी थी, लेकिन बेहद बेचैन कर देने वाली, जैसे कोई बहुत पुरानी बंद पड़ी जगह हो जहां हवा तक सालों से कैद हो। मेरी सांसें खुद ब खुद भारी होने लगी, सीना ऊपर नीचे हो रहा था और दिल
दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसकी आवाज मेरे कानों में गूंज रही थी। धक धक धक। हर धड़कन के साथ ऐसा लग रहा था जैसे वो सन्नाटे को चीर रही हो, और जो भी उस अंधेरे में छिपा है उसे मेरे होने का एहसास करा रही हो। मैंने फिर से धीरे धीरे चारों तरफ टॉर्च घुमाई। पेड़ों के तने, टेढ़ी मेढ़ी टहनियां, हवा में हिलते सूखे पत्ते, सब कुछ वैसा ही था, पर फिर भी सब कुछ अलग लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो जंगल अब जंगल नहीं रहा, बल्कि कोई ऐसी जगह बन चुका हो जहां मैं अकेला नहीं हूं। कोई है जो दिख नहीं रहा, लेकिन मेरे हर कदम, हर सांस और हर धड़कन को महसूस कर रहा है। लेकिन तभी कर रो रहा था। इतनी रात गई इस खौफनाक जंगल में एक बच्चे को देखकर मेरी रूह कांप गई। बेटा, तुम यहां इतनी रात गए इस जंगल में क्या कर रहे हो? तुम्हारे घर वाले कहां हैं? उसने रोना बंद कर दिया, पर मेरी तरफ पलटा नहीं। उसकी आवाज एक छोटे बच्चे की नहीं, बल्कि एक अजीब सी भारी और ठंडी आवाज थी। मैं तो रास्ता भूल गया था बाबूजी। मेरा गला सूखने लगा था। घबराओ मत, चलो मैं तुम्हें गांव तक छोड़ देता हूं। आज रात कुछ अजीब सी लग रही है, और गांव वाले भी कहते हैं कि ये रास्ता ठीक नहीं है। तभी वो बच्चा धीरे से मेरी तरफ पलटा। मेरी सांसें वहीं अटक गईं और शरीर सुन्न पड़ गया। उसके चेहरे पर सिर्फ एक डरावनी सी मुस्कुराहट थी। उसने उसी भारी आवाज में कहा, गांव वाले सच ही कहते हैं बलवंत। हर डरावनी कहानी के पीछे एक ऐसा सच जरूर होता है जिसे लोग मानना नहीं चाहते, और आज वो सच तुम्हारे सामने है। उस बच्चे की वो भारी आवाज मेरे कानों में किसी हथौड़े की तरह लगी। ये सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। खौफ के मारे मेरे गले से कोई चीख तक नहीं निकली। मैंने बिना एक पल गवाए पीछे मुड़कर अंधाधुंध भागना शुरू कर दिया। असल में मैं इस घने जंगल में उनको पकड़ने ही तो आया था जिनकी मुझे खबर मिली थी, लेकिन अब पकड़ना तो दूर, मेरी खुद की जान पर बनाई थी। आधी रात बीत चुकी थी। जंगल इतना घना था कि रास्ता भटकने का पूरा डर था। भागते भागते मेरी सांसें पूरी तरह उखड़ चुकी थीं। मेरे पैरों ने जवाब दे दिया था, मैं अब एक कदम भी और नहीं भाग सकता था। तभी मुझे दूर अंधेरे में एक बड़ी सी धुंधली इमारत नजर आई। वो जंगल का पुराना फॉरेस्ट हाउस था। सालों पहले जो भी लोग इस जंगल में रिसर्च करने या किसी और काम से आते थे, उनकी एंट्री और नाम इसी फॉरेस्ट हाउस के रजिस्टर में लिखे जाते थे। लेकिन किसी अनजान वजह से वो ऑफिस सालों पहले बंद कर दिया गया था। अब वो जगह पूरी तरह से एक खौफनाक खंडर बन चुकी। लेकिन उस वक्त मेरी हालत इतनी खराब थी कि मुझे लगा कि शायद सुबह होने तक उस खंडर में छिपकर आराम करना ही सही रहेगा। उस बिना चेहरे वाले साए से बचने और अपनी जान बचाने के लिए मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं था। मैंने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे उस पुराने फॉरेस्ट हाउस के जंग लगे लोहे के बड़े दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा चर की एक बहुत ही भयानक और गूंजती हुई आवाज के साथ खुला। अंदर गहरा अंधेरा था और सीलन की अजीब सी बदबू आ रही थी। मैंने अपनी टॉर्च जलाई, जिसकी बैटरी पहले से ही बहुत कमजोर हो रही थी और रोशनी टिमटिमा रही थी। अंदर का नजारा डरावना था। पुरानी कुर्सियां टूटी पड़ी थीं, दीवारों पर मकड़ियों के बड़े बड़े जाले थे और फर्श पर सूखे पत्ते बिखरे हुए थे। सामने
एक पुरानी लकड़ी की बड़ी सी टेबल थी जिस पर वो पुराना एंट्री रजिस्टर आज भी रखा हुआ था, जिस पर सालों की धूल जमी थी। मैं बुरी तरह हांफते हुए उसी टेबल के पास एक टूटी कुर्सी पर बैठ गया। मैंने अपनी आंखें बंद की और अपनी धड़कनों को शांत करने की कोशिश करने लगा। मुझे लगा कि मैं अब सुरक्षित हूं। लेकिन तभी उस शांति वाले खंडर में एक अजीब सी आवाज गूंजी। मैंने आंखें खोली तो देखा कि टेबल पर रखा वो पुराना धूल से भरा रजिस्टर अपने आप पलट रहा था। खर 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 पन्नों के पलटने की आवाज आ रही थी। हाँ, 2 गार्ड्स के नाम लिखे हुए थे। इन लोगों का क्या हुआ होगा? क्या ये कभी इस जंगल से वापस लौट कर गए ही नहीं? मैं ये सोच ही रहा था कि तभी खंडर के उस बंद लोहे के दरवाजे के ठीक बाहर से एक बहुत ही भारी, सर्द और खुरदरी आवाज आई। हम लोग बाहर ड्यूटी कर रहे हैं बाबूजी। 10 साल हो गए, कोई हमारी जगह लेने आया ही नहीं, इसलिए आज तक हम यहीं अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। आप भी बाहर आ जाइए। ये सुनते ही मेरा जिस्म जैसे जम गया। मेरे हाथों से वो रजिस्टर छूटकर टेबल पर गिर पड़ा। मेरी नजर रजिस्टर के उस आखिरी पन्ने की तारीख पर गई। वो तारीख ठीक आज से 10 साल पहले की थी। मेरा दिमाग सुन्न पड़ गया। ये कैसे मुमकिन था? जो लोग 10 साल पहले यहां ड्यूटी पर आए थे और कभी वापस नहीं गए, वो आज रात इस खंडर के बाहर मुझे कैसे बुला सकते हैं? मुझे समझने में देर नहीं लगी कि बाहर जो भी है वो कोई इंसान नहीं, बल्कि वो इस मनहूस जंगल का छलावा है। वो शैतानी ताकत जो मुझे अपनी बातों में फंसाकर बाहर बुलाना चाहती है, ताकि वो मेरा भी वही हश्र कर सके जो उन गार्ड्स का हुआ था। बाहर से दरवाजे को कोई हल्के हल्के खटखटा रहा था। बलवंत, दरवाजा खोलो, बाहर आओ, ड्यूटी का वक्त हो गया है। मैं खौफ के मारे एक कोने में सिकुड़ कर बैठ गया। मैंने अपने दोनों हाथों से अपने कान बंद कर लिए। मैंने तय कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस खंडर से बाहर कदम नहीं रखूंगा। वो पूरी रात मेरी जिंदगी की सबसे भयानक रात थी। मैं एक पल के लिए भी सो नहीं पाया। हर कुछ घंटों में वो छलावा कभी दरवाजे के पास से तो कभी खंडर की टूटी हुई खिड़की के पास से भयानक आवाज। बलवंत, बाहर आओ। बलवंत, बाहर आओ। बलवंत, बाहर आओ। था। और फिर आखिरकार खंडर की टूटी हुई छत से सूरज की पहली किरण अंदर आई। सुबह की उस पहली रोशनी के साथ ही जंगल का वो खौफनाक सन्नाटा और वो डरावनी आवाजें एकदम से गायब हो गई। बाहर चिड़ियों के चहकने की आवाज आने लगी। जैसे ही मुझे यकीन हुआ कि अब सुबह हो चुकी है, मैंने एक पल भी नहीं सोचा। मैंने वो खंडर छोड़ा और अपनी पूरी जान लगाकर बिना पीछे मुड़े सीधे अपने गांव की तरफ दौड़ पड़ा। बलवंत की कहानी खत्म होते ही चाय की टपरी पर एकदम शांति छा गई। बलवंत ने चाय का खाली कुल्हड़ नीचे रखा और एक गहरी सांस लेते हुए उन तीनों दोस्तों की तरफ देखा। उन लड़कों के चेहरों का रंग उड़ चुका था। वो पसीने से तरबतर थे और खौफ के मारे उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था। उस दिन के बाद से मैंने कसम खा ली कि मैं सूरज ढलने के बाद कभी उस जंगल के उस हिस्से की तरफ मुड़कर भी नहीं देखूंगा। जो लोग उस छलावे को वहम मानते हैं,
वो कभी उस जंगल से अपना वहम दूर करने के लिए वापस नहीं लौटे। बलवंत अपनी जगह से उठा, एक दूसरे की तरफ देखा। हवा का एक सर्द झोंका आया और लालटेन की रोशनी फड़फड़ाने लगी। अब उनमें से किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि वो उस जंगल के रास्ते का मजाक उड़ा सके।